भारत में जो ये भ्रष्टाचार का श्राप लगा हुआ है, क्या इसका कोई इलाज है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक ऐसे देश की कहानी देखते हैं जिसने न सिर्फ भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका, बल्कि आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। आज हम भारत की मौजूदा हालत और सिंगापुर के सफल मॉडल से मिलने वाले सबकों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2014 से। उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा वादा किया गया था। एक ऐसा वादा जिसने पूरे देश में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ा दी थी। ये शब्द उस समय पूरे देश में गूंजे थे। लोगों को लगा कि बस अब भारत भ्रष्टाचार मुक्त होकर ही रहेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक नए भारत का सपना था। लेकिन अब देखिए, एक दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वो सपना हकीकत में क्यों नहीं बदल पाया? आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? इसका एक जवाब शायद इन आंकड़ों में छिपा है। 2014 से अब तक भ्रष्टाचार के 6,300 से ज्यादा बड़े मामलों में से 99% केस आज भी ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। मतलब सजा मिलना तो बहुत दूर की बात है, सुनवाई तक शुरू नहीं हो पा रही है। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी हालत पर तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। इसका सीधा मतलब था कि एजेंसी राजनीतिक दबाव से आजाद होकर काम नहीं कर सकती। तो इससे साफ है कि असली समस्या सिर्फ कानूनों में नहीं, बल्कि हमारी संस्थाओं की आजादी में है। और ये आंकड़ा इस बात को और भी पुख्ता करता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 के बाद ईडी ने जिन भी बड़े नेताओं की जांच की, उनमें से 95% विपक्षी दलों से थे। अब ये आंकड़े एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या हमारी जांच एजेंसियां वाकई निष्पक्ष होकर काम कर पा रही हैं? अच्छा, अब जरा भारत से निकलकर एक ऐसे देश की कहानी देखते हैं जो कभी दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता था, लेकिन आज एक मिसाल बन चुका है। हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन 1960 के दशक में सिंगापुर कुछ ऐसा ही था। झुग्गियों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ वाला और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक देश। सोचिए, जहां 75% परिवार बिना पानी और टॉयलेट वाली झोपड़ियों में रहते थे। और ये है आज का सिंगापुर। यहाँ यूरोप से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जापान से ज़्यादा समय पर चलने वाली ट्रेनें हैं और एक आम इंसान की औसत महीने की कमाई 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। और ये बदलाव सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये आंकड़ों में दिखता है। 1965 से आज तक सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी में 170 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये एक आर्थिक चमत्कार है जिसकी बुनियाद भ्रष्टाचार के सफाये पर रखी गई थी। तो सवाल यही है कि सिंगापुर ने आखिर ये किया कैसे? उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट अपनाया? चलिए, उनके 3 सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक को समझते हैं। सिंगापुर की रणनीति असल में 3 बहुत सीधे साधे सिद्धांतों पर टिकी थी। पहला, सजा को लगभग तय बना दो। दूसरा, लीडर्स को इतनी सैलरी दो कि उन्हें रिश्वत लेने की जरूरत ही ना पड़े। और तीसरा, चुनाव को इतना सस्ता बना दो कि हर कोई लड़ सके। देखिए, कानून का असली डर सजा कितनी बड़ी है इसमें नहीं होता, बल्कि पकड़े जाने की गारंटी में होता है। भारत में भ्रष्टाचारियों के पकड़े जाने की संभावना 1% से भी कम है, क्योंकि 99% मामले तो अटके ही रहते हैं। वहीं सिंगापुर में एंटी करप्शन एजेंसी का कन्विक्शन रेट 99% है। मतलब अगर आप पकड़े गए तो सजा मिलना लगभग तय है, और यही डर अपराध को रोकता है। अब ये होता कैसे है? सिंगापुर की एंटी करप्शन एजेंसी सीपीआईबी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, और अगर उन्हें लगे कि पीएम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो सीधे राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं। उनके पास किसी को भी, यहाँ तक कि मंत्रियों को भी मौके पर गिरफ्तार करने की शक्ति है। और अगर किसी के पास आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो उसे तब तक दोषी माना जाता है जब तक वो खुद को बेकसूर साबित न कर दे। सिंगापुर का दूसरा सिद्धांत था टैलेंट के लिए पेमेंट करो। उनका मानना था कि देश चलाने के लिए सबसे काबिल लोग चाहिए, और उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास सैलरी देनी पड़ेगी। आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री की सालाना सैलरी करीब 18 करोड़ रुपए है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी 4 गुना ज्यादा है। सोच सीधी सी है, जब किसी की जेब पहले से ही भरी होगी तो वो गलत रास्तों पर क्यों जाएगा? और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, चुनाव का खर्च।
भारत में एक चुनाव जीतने का अनऑफिशियल खर्चा 10 से 50 करोड़ तक पहुंच जाता है। जाहिर है जो इतना पैसा खर्च करेगा वो इसे ब्याज समेत वसूलेगा भी। सिंगापुर ने समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया। वहां आप एक वोटर पर 250 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते और इस कानून को बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। नतीजा, राजनीति में भ्रष्टाचार की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो सिंगापुर की इस कहानी से भारत के लिए 3 बड़े सबक मिलते हैं जो हमें भ्रष्टाचार की समस्या को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं। पहला सबक, टैलेंट की कीमत होती है। आप किसी लीडर को क्लर्क की सैलरी देकर उससे वर्ल्ड क्लास गवर्नेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा सबक, डर का सिद्धांत। अगर पकड़े जाने का खौफ ही न हो तो अपराध करना लगभग तय हो जाता है। और तीसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर चुनाव जीतने का निवेश 50 करोड़ का होगा तो उसका रिटर्न 500 करोड़ के घोटाले में ही निकलेगा। और इस पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है, महंगे चुनाव कभी भी एक ईमानदार सरकार नहीं बना सकते। भ्रष्टाचार सिर्फ एक नैतिक समस्या नहीं है, ये एक सिस्टमिक समस्या है और इसका समाधान भी सिस्टम में बदलाव करके ही मिल सकता है।